स्टार्ट करते। कल हमने सबसे पहले क्या सीखा था? कल हमने छोटा सा पेपर का जो पैटर्न है वो पैटर्न समझा था कि भैया पेपर होता कैसा है। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था डायरेक्टली विद द 142 का रिया वाला नोटिस। रियल वाले नोटिस से हम कनेक्टिविटी लेते आए थे और वो कनेक्टिविटी कहाँ तक पहुंची थी हमारी? 139 सबसेक्शन 1, 139 सबसेक्शन 3, 139 सबसेक्शन 5 तक, 4 तक पूरी की पूरी पहुंची थी। जिसमें हमने क्या देखा था? रिया वाला नोटिस क्या बोलता है? रिया वाले नोटिस का कहना यह है कि अगर किसी ने रिटर्न फाइल ही नहीं किया, अब उसने तो 139(1) बोला है कि अगर किसी ने 139(1) का रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसको आप रिया वाला नोटिस दोगे। बट हमने फिर क्या देखा था कि इट्स नॉट ओनली 139(1), लिखा तो 139(1) है, बट डिपार्टमेंट भी वेट करता है कि 139(1) का ड्यू डेट आपकी निकल जाएगी, उसके बाद कम से कम आप क्या करोगे? बिलेटेड रिटर्न तो फाइल करोगे। तो एनी हाउ इसका मतलब लिखा 139(1) है, पर अगर आपने 139(4) में रिटर्न फाइल नहीं किया तो भी आपको क्या हो सकता है? यहाँ पे रिया वाला नोटिस इशू हो सकता है। तो डोंट गेट स्टिक टू द सेक्शन 139(1), उसमें ऑलरेडी बिलेटेड रिटर्न भी क्या है? कवर है। फिर इसमें और क्या कवर है मैम? इसमें 139(3) भी कवर था। क्यों कवर था? क्योंकि 139(1) वाला जो रिटर्न है वो आपका एक नॉर्मल रिटर्न है, लेकिन उसी का एक टाइप दिया है लॉस रिटर्न। तो लॉस रिटर्न भी कहीं ना कहीं 139(1) वाला ही रिटर्न ट्रीट किया जाता है, लेकिन वो प्रॉफिट रिलेटेड रिटर्न नहीं होता, वो आपका लॉस से रिलेटेड रिटर्न है। तो एनी हाउ इसका मतलब भले आप लॉस रिटर्न भी फाइल नहीं कर रहे हो तो भी क्या होगा? आपको रिया वाला नोटिस इशू हो सकता है। तो इन्होंने भले ही बोल के रखा था 139 सबसेक्शन 1, फिर हमने इंटरप्रिटेशन देखा था कि इट्स नॉट ओनली 139 सबसेक्शन 1, इट इज 139(1), 139(3), 139(4) सब हो जाएगा। हाँ, रिवाइज रिटर्न क्यों नहीं? क्योंकि रिटर्न फाइल कर दिया है, रिवाइज रिटर्न हो गया है, तो 139(5) को आप इससे आउट रख सकते हो, क्योंकि रिटर्न फाइल करेगा तभी तो उसको रिवाइज करेगा वो। फिर आता है इसके बाद हमारा इसी में देखा था, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मंगवानी है, उसको इंफॉर्मेशन मंगवानी है। तो बोला था भाई जो बुक्स ऑफ अकाउंट मंगवानी है मैक्सिमम 3 इयर्स की मंगवाओगे। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मंगवाना चाहते हो जो ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट में है तो नो परमिशन इज रिक्वायर्ड, और कितने भी ईयर्स की आप इंफॉर्मेशन कॉल कर सकते थे। और फिर ये देखा था ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिख के रखी उसको मंगवाना है। मंगवाओ कितने भी साल की, लेकिन आपको परमिशन लगेगी ज्वाइंट कमिश्नर की। इसमें भी कुछ देखा था कि ज्वाइंट कमिश्नर खुद अगर ये क्या कर रहा है, नोटिस दे रहा है, तो उसको थोड़ी ना परमिशन की जरूरत है। साथ में उसके लेवल पे आता है आपका एडिशनल कमिश्नर, वो भी अगर क्या कर रहा है, इशू कर रहा है ये नोटिस, तो उसको भी किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब परमिशन चालू होती है ज्वाइंट कमिश्नर से नीचे वाले लेवल पे, जिसमें तुम्हारा डेप्यूटी एंड असिस्टेंट कमिश्नर वाली बातें आती हैं। फिर उसके नीचे कौन आता है? इनकम टैक्स ऑफिसर आता है। इन लोगों को जरूरत पड़ती है। फिर हमने देखा था अमेंडमेंट 142(1) में कि अमेंडमेंट ये कि कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर से नीचे का पर्सन छोड़ दो, कोई भी अब क्या कर सकता है? आपका नोटिस इशू कर सकता है रिया वाला। क्यों किया ये? पहले तो सिर्फ एओ था, अब सबको क्यों लिया? क्योंकि फेसलेस असेसमेंट में है अपन, तो फेसलेस असेसमेंट के कारण वेट थोड़ी ना करेंगे कि कब एओ इशू करेगा नोटिस, कब सीआईटी आगे प्रोसीडिंग्स लेगा, तो इसलिए अब सबको अथॉरिटी दे दी गई है। इसमें फिर हमने देखा था इशू का मतलब क्या होता है। इशू का मतलब ये नहीं है कि हम कब लिख रहे हैं, इशू का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला सीआईटी या एओ साइन कब कर रहा है। इशू का मतलब ये भी नहीं है कि कब हमने पियून भैया को बोला कि जाओ जाके किसको दे आओ, असीसी को, या नोटिस दे आओ। इशू का मतलब है जब आप पोस्ट ऑफिस वाले के हाथ में दे देते हो नोटिस, मतलब आपका नोटिस इशू हो चुका है, उसको इशू बोला जाता है। फिर हमने क्या देखा था? एओ का मतलब समझा था कि एओ कौन होता है। फिर हमने इसी के साथ लिंक किया था 139(1), और 139(1) में हमने क्या देखा था कि किन किन लोगों को कंडीशनल है और किन किन लोगों को मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना होता है। तो हमने देखा था मैंडेटरी तो है कंपनी के लिए और पार्टनरशिप फर्म के लिए कि आपको तो कंपलसरी रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। फिर हमने देखा था किसके लिए कि किनको कंडीशनल बेसिस पे रिटर्न फाइल करना है। तो कंडीशनल बेसिस किसको बोला जाता है? जब तुम्हारी टोटल ग्रॉस टोटल इनकम
बिफोर एनी डिडक्शन ऑफ चैप्टर 54। मतलब 54 क्या था, वो हमारी जो कैपिटल गेन में जो सीरीज पूरी देके रखी है उसके डिडक्शन से पहले अगर आपकी जो इनकम है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको क्या करना था, रिटर्न भैया फाइल करना था। इसका भी हमने रीजन समझा था कि भाई कैपिटल गेन एक तो एबनॉर्मल नेचर का गेन होता है तुम्हारा, तो हर बार थोड़ी ना ये गेन हर साल होता रहेगा, उसके डिडक्शन को हटाओ, उसके अलावा तुम्हारी इनकम बताओ, तुम्हारी इनकम कितनी है। तो डिडक्शन इसलिए वहां पे बोलते हैं तुम्हें कंसिडर नहीं करना है। फिर इसके बाद हमने ये भी समझा था भाई ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, टोटल इनकम क्या होता है, नेट टोटल इनकम क्या होता है, इनकम लाइबल टू टैक्स क्या होता है। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से कोई डिडक्शन माइनस नहीं होता है, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से मैंने डिडक्शन माइनस किया तो चाहे तो उसको नेट टोटल इनकम बोलो, इनकम लाइबल टू टैक्स बोलो, या फिर टोटल इनकम बोलो, एक ही है, कुछ नहीं है, सिनोनिम्स है, नामकरण है और कुछ नहीं करके रखा है। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूट बोले टोटल इनकम, इंस्टीट्यूट बोले नेट टोटल इनकम, इंस्टीट्यूट बोले इनकम लाइबल टू टैक्स निकालना है, तुमको कुछ नहीं, सिर्फ ये एक ही चीज होती है, ये बात समझनी होगी। फिर किसी भी इनकम में चाहे तुम ग्रॉस टोटल इनकम बोलो या टोटल इनकम बोलो, कभी भी इसमें एग्जेम्प्ट इनकम काउंट नहीं होती है। नेवर एवर इसमें कभी भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट इनकम आपकी काउंट नहीं होती है, ये भी समझा था। फिर इसके बाद ये तो अभी अपनी ग्रॉस टोटल इनकम वगैरह की बातें चली थी। फिर हम आ गए फिर से किस पे, कि बेनिफिशियरी हो या बेनिफिशियल ओनर हो, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल तुम्हारी बात कर रहे कि अगर तुम बेनिफिशियरी हो या फिर क्या हो, बेनिफिशियल ओनर हो, तुम्हारी एसेट आउटसाइड इंडिया है, या फिर ओनर तुम्हारा साइनिंग अथॉरिटी किसी अकाउंट का है जो अकाउंट आउटसाइड इंडिया, तो तुमको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और बेनिफिशियरी तुमको भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लेकिन बेनिफिशियल ओनर ऑलरेडी इंडिया में रिटर्न फाइल कर चुका है, वो इनकम अपने इनकम में ले चुका है, तो बेनिफिशियरी तुमको रिटर्न फाइल नहीं करना। इसका भी लॉजिक देखा था अपन ने कि क्यों रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही बोला है, क्योंकि रेसिडेंट इंडिविजुअल तुम्हारी तो ग्लोबल इनकम क्या होती है, टैक्सेबल होती है, ये रीजन था उसका कि इसीलिए रेसिडेंट इंडिविजुअल को वहां पे लिख के रखा है। फिर आते ड्यू डेट क्या था, ड्यू डेट में हमने देखा था कि अगर तुमको ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं तो तुम्हारे लिए 30 नवंबर क्या हो जाएगी, डेट हो जाएगी। तुम ही नहीं, तुम्हारे पार्टनर्स भी, अगर फर्म के पार्टनर है तो उनपे भी यही एप्लीकेबल होगा। अब इसमें हमने नेक्सेस पढ़ा था क्या, कि फर्म के पार्टनर के लिए क्यों ऐसा अलाउ कर रहे, क्योंकि समझो ट्रांसफर प्राइसिंग अगर तुम्हारी फर्म पे एप्लीकेबल होती है तो वही इनकम तो तुमको डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो तुम्हारे पास भी तो ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होने वाली इनकम ही तो आ रही है, तो जब तुम्हारे पास भी वही इनकम आ रही है तो तुम भी तो 30 नवंबर तक ही क्या कर पाओगे, अपना रिटर्न फाइल कर पाओगे, क्योंकि 30 नवंबर तक तुम्हारी फर्म रिटर्न फाइल कर पाएगी, उसको पता चलेगा कि उसकी इनकम फाइनली कितनी हो रही। इसी तरह जब तुम पे कॉस्ट, तुम पे क्या लगता है, ऑडिट के प्रोविजंस लगते हैं, तो तुम और तुम्हारे पार्टनर, तुम और तुम्हारे पार्टनर भी क्या कर पाएंगे, तभी रिटर्न फाइल कर पाएंगे ना, जब 30 अक्टूबर तक ऑडिट खत्म होगा, पूरा होगा, तभी तो तुम रिटर्न फाइल कर पाओगे। तो तुम्हारे पार्टनर्स के लिए भी वही डेट है, और बाकी दुनिया जहान के सारे लोगों के लिए क्या है, 31 जुलाई। इसमें एक चीज और देखी थी, पार्टनर की स्पाउस जो है उनको, सिर्फ जो गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली वाले हैं जिनको पोर्टुगीज एक्ट एप्लीकेबल होता है, तो उनके लिए देखा था, इनको बोला गया है ये लोग क्या करते हैं, अगर हस्बैंड कुछ अर्न करता है तो इक्वली हस्बैंड वाइफ में डिवाइड होता है, वाइफ कुछ अर्न करती है तो इक्वली हस्बैंड वाइफ में डिवाइड होता है, एक्सेप्ट सैलरी। तो बोलते हैं कि जब हस्बैंड अगर ऐसी फर्म में है जहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है, तो हस्बैंड के लिए तो वैसे ही क्या हो गया, 30 नवंबर हो गई, तो फिर जो तुमको इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वाइफ, तो तुम्हारे लिए भी तो 30 नवंबर ही हो जाएगी, क्योंकि तुमको भी पास ऑन तो ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन वाली इनकम ही हो रही है। फिर इसमें अच्छे से समझा था, मेरी पार्टनरशिप फर्म है, मेरी पार्टनरशिप फर्म को अगर ऑडिट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो मेरे पार्टनर्स के लिए और मेरे लिए दोनों के लिए डेट क्या हो जाएगी, इट वुड नॉट बी 30 नवंबर, इट वुड नॉट बी अक्टूबर, इट वुड बी 31 जुलाई। अब इसमें भी ऑडिट कहीं कंपलसरी कर दिया तो कुछ प्रोविजंस हमने आगे ऐसे पढ़े थे 33AB वाले, 35 प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वाले, जहां बोलते ये वाला एक्सपेंस चाहिए तो कंपलसरी ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो कंपलसरी ऑडिट करवाना है तो ऑटोमेटिकली वो वापस किधर कवर हो गए, अक्टूबर वाले फेज में। फिर इसके बाद हमने ये भी देखा था कुछ लोगों को 1 करोड़ वाला क्या था, एप्लीकेबल था,
टर्नओवर लिमिट जिसमें उनको ऑडिट करवाना है, तो कुछ लोगों को 10 करोड़ वाला था, तो तुमको अकॉर्डिंगली भी देखना पड़ेगा कि इनके लिए ड्यू डेट क्या होती है। याद आ रहा है? कल ये सब चीजें समझी थी। फिर इसके बाद आते हैं, ये हो गया हमारा क्या, ड्यू डेट की बातें हो गई। फिर ड्यू डेट की बातों के बाद हमने लॉस रिटर्न किया था कि लॉस रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल करना। 139 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, लॉस रिटर्न तुमको ड्यू डेट तक फाइल करना है, तब जाके कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। यहाँ सेट ऑफ से रिलेटेड कुछ नहीं बोला है। सेट ऑफ तो भले ही बिलेटेड रिटर्न भी फाइल करोगे तो यू वुड बी एबल टू सेट ऑफ। फिर इसको हमने इन्वेस्टमेंट फंड से लिंक किया था कि इन्वेस्टमेंट फंड में जो कैरी फॉरवर्ड की बातें होती हैं, एक इन्वेस्टमेंट फंड जिसका पीजीबीपी इनकम है, तो इन्वेस्टमेंट फंड याद है, उस पर टैक्स इन्वेस्टमेंट फंड ही भरता है। तो इन्वेस्टमेंट फंड बोलता है कैरी फॉरवर्ड भी मैं क्या करूंगा, मैं ही करूंगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट फंड ने ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल किया है तो ही वो उस पीजीबीपी के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। पर मैम इन्वेस्टमेंट फंड का अदर जो इनकम होती है, अब अदर इनकम कौन सी होती है इन्वेस्टमेंट फंड की, इन्वेस्टमेंट फंड की जो अदर इनकम होती है वो तो यूनिट होल्डर्स को जाती है, याद है। और उसके लॉसेस भी अब क्या होते हैं, यूनिट होल्डर्स को जाते हैं। तो बोलते हैं अब कैरी फॉरवर्ड यूनिट होल्डर्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये डिपेंड करता है यूनिट होल्डर्स कब रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट फंड का कोई लेना देना इसके अंदर है नहीं। फिर इसके बाद लॉस रिटर्न में और क्या देखा था कि अगर तुमने ड्यू डेट को फाइल नहीं किया तो सेट ऑफ कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, तो बोलता है कि पीजीबीपी का लॉस, स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, ओनिंग मेंटेनिंग हॉर्स रेस लिखा है यहाँ पे, ओनिंग मेंटेनिंग हॉर्स रेस लिखा है, या विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात नहीं कर रहा। तुम्हारा बिजनेस ये कि हॉर्स रेस को मेंटेन करना, हॉर्सेस को मेंटेन करना, उसके बिजनेस की बात कर रहा है। तो यहाँ भी तुम तभी कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे जब टाइम पे रिटर्न फाइल करोगे। मैम हमने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किया, मजबूरी थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे, जेन्युइन रीजन था, कुछ भी था, लॉसेस के पेपर जो थे वो जल चुके थे, फायर हो गई थी, मतलब कोई भी जेन्युइन रीजन था। हमारा लॉस अगर 10 लाख तक का है तो तुम किससे परमिशन लोगे बताओ, सीआईटी? सीआईटी से। और अच्छा अगर 10 लाख से ऊपर और 50 लाख है तो किससे परमिशन लोगे? सीसीआईटी, पीसीआईटी। और अगर 50 लाख से ऊपर है तो किससे परमिशन लोगे? सीबीडीटी। तो इनसे परमिशन लेना, ये कंडोनेशन अलाउ करते तो भैया ठीक है जाओ, अब तुमको तो रिटर्न फाइल करा ड्यू डेट के बाद तो भी तुमको कैरी फॉरवर्ड अलाउ कर देंगे। फिर 139 सबसेक्शन 4 था, दैट इज व्हाट, बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न। और किसका है? बिलेटेड क्या बोलता है कि अब उल्टा हो गया, क्या हो गया, तुमको बिलेटेड रिटर्न फाइल करना है ना तो करो, लेकिन कब तक कर सकते हो, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट और 3 months prior to end of the assessment year। असेसमेंट ईयर जहां तक मुझे याद है बचपन से कि 31 मार्च को ही एंड होता है, तो उससे दिसंबर तक पहले का मतलब क्या है, उससे 3 महीने पहले का मतलब है 31 दिसंबर। म्यूट करके रखो। उससे 3 महीने पहले का मतलब क्या है, 31 दिसंबर तक तुम्हारा बिलेटेड रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। अब इसके कारण चेंज किस में आया था, हमने क्या देखा था, वो जो फीस वाली बात याद है कि तुमको फीस भी पे करनी पड़ती थी, तुमको क्या करनी पड़ती है, फीस पे करनी पड़ती है। तो फीस क्या थी, अगर तुमने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल किया कोई फीस नहीं लगती थी, जिसको मैं फाइन बोलूं तो ज्यादा अच्छा होगा, ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल किया कोई फाइन नहीं लगता। ड्यू डेट के बाद तुम रिटर्न फाइल कर रहे हो और 5 लाख की तुम्हारी इनकम है तो 1000 का फाइन था, और अगर 5 लाख से ऊपर इनकम है तो 5000 का फाइन था। और 31 दिसंबर के बाद इसको तुम फाइल करते थे, तो 31 दिसंबर के बाद तुमने अगर इसको फाइल किया है तो 10,000 का तुम्हारा क्या लगता था, फाइन लगता था। अब तो बताओ बिलेटेड तो 31 दिसंबर के बाद जा ही नहीं रहा है, तो जब 31 दिसंबर के बाद तुम फाइल ही नहीं कर पाओगे तो क्या वो 10,000 तुमसे फीस या फाइन ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए अब 5000 और 1000 तक लिमिटेड हो गई है ये चीज। अब इन्होंने और क्या बोला, हमने ये भी समझा था, ये मैम कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट क्या होता है। कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट मतलब तुमने क्या किया, रिटर्न फाइल नहीं भी किया होगा, तुमने रिटर्न फाइल नहीं भी किया होगा तब भी तुम पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है, तब भी तुम्हारा 147 हो सकता है, दैट इज रीअसेसमेंट। और पुराने जमाने की बात करते हैं तो सर्च सीजर पे 153A-B वो भी चलता था, वो भी हो सकता था। पुराना क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि तुमको कल समझ में आएगा, मैं 147 कल करवाऊंगी, 2 घंटे सिर्फ तुम्हारे 147 लेगा, पूरी तरह से अमेंड हो गया है वो, ना सर्च बचा ना सीजर बचा तुम्हारा, वो जो जा जाके उनके यहाँ सर्च करते तो सब मर्ज हो गया उसके अंदर।
तो इट इज अ कंप्लीट न्यू थिंग और वो टफ है। खुद बोल रही हूँ मैं कि वो टफ है, समझाने में टाइम लग जाएगा, 2 से ढाई घंटा सिर्फ उसके लिए बुक है अपनी। ठीक है, तो इसलिए बोलो पुराने जमाने में जो असेसमेंट होते थे वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो आइदर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट और 3 months बिफोर दी एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। और यही सेम कट कॉपी पेस्ट किस पे कर दिया उन्होंने, जब बिलेटेड आप फाइल कर सकते हो तो रिवाइज भी तब तक फाइल करना। रिवाइज कितने टाइम कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ टाइम रिवाइज करो, हमको दिक्कत नहीं, पर 31 दिसंबर तक ही रिवाइज कर सकते हो अब देखा जाए तो। फिर बोलते तुमने रिवाइज किया, भले ही तुमने रिवाइज किया बाद में, लेकिन तुम्हारी जो ओरिजिनल रिटर्न जब फाइल हुई थी ना, वही डेट से तुम्हारा क्या माना जाएगा, बिलेटेड रिटर्न। जो तुम्हारा रिवाइज रिटर्न है वही डेट लेगा जो तुम्हारा ओरिजिनल रिटर्न की डेट थी उसको लेगा। तो ये सारा क्या था तुम्हारा रिवाइज रिटर्न। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, फिर इसके बाद हमने किया था कि वैल्यूएशन ऑफिसर के बारे में, कि अगर एओ चाहे तो, पहली बार हमने बोला था एओ को बड़ी इज्जत मिली कि इच्छा हो उसकी तो ये काम कर ले, किसी की परमिशन की भी जरूरत नहीं है। तो एओ को लगता है कि किसी असेट का वैल्यूएशन करवाना है, किसी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करवाना है, तो किसी इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करवाना है, तो वो वैल्यूएशन ऑफिसर को चाहे तो मे रेफर कर सकता है कि वैल्यूएशन कर दो। वैल्यूएशन ऑफिसर ने चाहे जो वैल्यू निकाली होगी वहां पे एओ चाहे तो एक्सेप्ट करेगा, चाहे तो रिजेक्ट करेगा। लेकिन शेल है, शेल कहाँ पे, वैल्यूएशन ऑफिसर को 6 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मेड, 6 month फ्रॉम द एंड एंड ऑफ मंथ इन विच रेफरेंस इज मेड, वहां से रेफरेंस तो रिपोर्ट क्या करनी थी, कंप्लीट करके देनी थी। तुमने चलो रिटर्न रिटर्न सब सारे फाइल कर दिए। फिर हमने पढ़ा था क्या, प्रोसेसिंग ऑफ द रिटर्न। रिटर्न की प्रोसेसिंग में अरिथमेटिकल एरर देखी जाती है। रिटर्न की प्रोसेसिंग में क्या देखा जाता है, कहीं कोई डबल डिडक्शन तो नहीं आ गया। रिटर्न की प्रोसेसिंग में ये देखा जाता है, तुम्हारी पता है ऑडिट रिपोर्ट में एक एक्सपेंडिचर डिसअलाउ किया था, तुमने क्या किया यहाँ पे वो एक्सपेंडिचर फिर से ले लिया, हम क्या करेंगे यहाँ भी डिसअलाउ करेंगे, इनकम बढ़ाएंगे। तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट में इनकम बढ़ा के रखी थी, तुमने तो अभी रिटर्न में वो इनकम बढ़ाई ही नहीं है, हम है ना, हम तुम्हारे इनकम को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और कुछ अलाउंसेस क्या कर देंगे, हटा देंगे अगर तुमने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं किया, जो थे तुम्हारे चैप्टर 6A के इनकम बेस्ड डिडक्शन। इनकम बेस्ड क्या था, 80IA से 80RRB तक के सारे डिडक्शन एक ही बात बोलते हैं। ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल किया है तो तुमको अलाउ होगा, ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो तुमको कुछ भी अलाउ किया नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें, अब सपोज करो ये सारे चेंजेस होते हैं, पहले वो 30 दिन में तुमको क्या करेंगे, 30 दिन का टाइम देंगे, तुमसे पूछेंगे भैया ऐसी ऐसी बात है बता दो क्या करना है, तुम अपना एक्सप्लेनेशन दे दो, एविडेंस दे दो। 30 दिन में तुमने दे दिया, डन। नहीं दिया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तुम्हारा एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा। इंटीमेशन की टाइम लिमिट चेंज हो गई है, 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हो गया, पहले ये कितना था, 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर था। इतना हमने कल कितनी देर में करके रखा था, पूरे 2.5 घंटे में। और ये तुम्हारा 10 से 20 मिनट का ये पूरा रिवीजन ये होता है। ठीक है, और ऐसा ये अलग से रिवीजन पार्ट ये जरूर मैं डाल दूंगी यूट्यूब पे, ताकि तुम लोग को ये रिवीजन के लिए इजी रहे। ठीक है, अब आगे आज स्टार्ट करते हैं अपन, 1 मिनट बस। अब आ जाओ पेज नंबर 296, एक सेकंड, 294, पेज नंबर 294। नाउ इट इज अबाउट स्पेशल ऑडिट। अब ये किसके बारे में है, स्पेशल ऑडिट के बारे में। देखो अब यहाँ पे बोलता है, सबसे पहला वर्ड ही क्या लिखा है, हाईलाइटर साथ में रखना, बुक में बहुत सारी चीजें लिखते रहना है और हाईलाइट करते रहना है।
सबसे पहले क्या लिखा है, एओ, फिर से क्या है, एओ, सिर्फ पावर किसके पास है, एओ के पास। अब एओ में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, हाईलाइट करना, अभी जब मैं जो बोलूं वही सबसे पहले सुनो। अब एओ में इच्छा किसकी, फिर से एओ की, पर ये इच्छा शक्ति उसकी एकदम अपनी खुद की नहीं होगी, अभी आगे पता चलेगा। बोलता है सबसे पहले